हाँ तो बच्चों हम नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशनशिप्स पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी का जो रिलेशनशिप है वो बहुत इजी है निकालना, है ना। न्यूमेरिकली जो पार्ट है इसके अंदर से वो बहुत कम आता है ना। डायरेक्ट 2 नंबर से ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी, और इसके हेल्प से आप बहुत से क्वेश्चन, बहुत से बड़े क्वेश्चन को बहुत छोटा करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ना, क्लासेस के लिए +1 +2 की। इंपॉर्टेंट होंगे, छोटा है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या कहता है, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन निकालना है ना। बहुत इजी है, हमें क्या पता होना चाहिए, जस्ट फॉर्मूलाज मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी के। दिस इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ओके, अगर ये ml में होती यहाँ पर, अगर ये ml में होती तो मैं इंटू में 1000 कर देता। मैं फर्दर इसको सोल्व करता था। मैंने पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, दैट इज वेट अपॉन व्हाट, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास भी निकालना हमने सिखाया था, है ना। कैसे सीखा था इक्विवेलेंट मास निकालना, हमने बोला था कि अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है दैट मीन्स इट इज मोलर मास अपॉन व्हाट, एन फैक्टर, है ना। एन फैक्टर डिफाइन करता था, एन फैक्टर किसका था, वो हर एक चीज का अलग अलग था। एसिड के लिए जो एन फैक्टर था वो अलग था, बेस के लिए अलग था, बेसिकली हर एक मॉलिक्यूल के लिए वो अलग हो सकता है ना। हम एन फैक्टर को अलग अलग तरीकों से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो एन फैक्टर अगर एसिड था, हमने सीखा भी था, एसिड है, बेस है, या तो हमारा सोल्यूशन, या फिर वो सॉल्ट हो सकता है, या फिर वो सिंपल खुद एक एटम हो सकता है ना। एटम के अंदर मैंने अलग कहानी पढ़ी थी, एसिड के अंदर अलग, बेस के अंदर के लिए अलग, और इस सॉल्ट के लिए अलग। एसिड के लिए जो एसिड जो H पॉजिटिव डिस्प्लेस करता है, वाटर के अंदर डालेंगे H पॉजिटिव देगा। अगर H पॉजिटिव जो एसिड देगा उसकी हम स्टडी करते हैं बेसिसिटी, बेसिसिटी स्टडी करेंगे, है ना। जो बेस होगा वो OH नेगेटिव देगा, तो नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल आयंस, दैट इज व्हाट इज दिस, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल आयंस, डिस्प्लेसेबल आयंस, डिस्प्लेसेबल आयंस। और वो आयन बेस के अंदर कौन सा होता है, OH नेगेटिव होता है ना। इसके अंदर नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल आयन कौन सा, H पॉजिटिव। एसिड तो H पॉजिटिव दे सकता है। ओके, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। सोल्ट के अंदर हम क्या बोलते हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एटम के अंदर क्या बोलते हैं, टोटल वैलेंसी, टोटल वैलेंसी। मान लो किसी ने बोल दिया कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम +3 है और 3 एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो इसकी टोटल चार्ज या टोटल वैलेंसी कितनी है, 3 × 3 दैट इज 9। ओके, किसने सोल्ट दे दिया, मान लो सोल्ट दे दिया, इसकी जगह पे मैं रब कर रहा हूं, किसने सोल्ट दे दिया, सोल्ट मैं ले रहा हूं NaCl। अभी चलो मैं 5 NaCl फॉर एन एग्जांपल, मैंने 5 NaCl ले लिए, तो ये किस में ब्रेक होने वाले हैं, 5 Na पॉजिटिव में और 5 Cl नेगेटिव में। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज पे कितना है, दैट इज 5। चार्ज कितना है, 1 का, जहां जिसका कुछ कोई नहीं है तो उसका 1 होता है। व्हाट इज द चार्ज, दिस इज 5। सो हमारी एसिडिटी बेसिसिटी ऐसे निकलती है ना, सॉरी एन फैक्टर ऐसे निकलता है ना। और एन फैक्टर के ही ये कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। तो हर एक के लिए एन फैक्टर अलग अलग होगा, बिकॉज हर एक के लिए जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट मास की जो हमारे पास ये मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, इसके ऊपर जो ये फॉर्मूला है बेसिक, दैट इज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मैं उसको जस्ट पुट करूंगा हमारे इस फॉर्मूले के अंदर। इसलिए मैंने नया फॉर्मूला निकाला था, दैट इज वेट अपॉन व्हाट, इक्विवेलेंट मास। मोलर मास को मैं एम से डिनोट कर रहा हूं, उसके बाद एन फैक्टर इनटू में वॉल्यूम ml × 1000। ओके, ये जो एन फैक्टर है अभी डिनोमिनेटर में इसको ऊपर लेके जा सकता हूं मैं, W × एन फैक्टर × 1000 अपॉन मोलर मास इनटू में वॉल्यूम इनटू में ml। ये तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ गया भाई, नॉर्मेलिटी। लेकिन नॉर्मेलिटी के साथ साथ मोलैलिटी का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, है ना। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें बोलता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर ml में हो तो ऊपर 1000 आ जाता है। अब यहां पे ये n नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल, बट ये जो n है बेटा, दिस इज फॉर n फैक्टर। तो ध्यान रखना, कंफ्यूजन बिल्कुल से भी कहीं नहीं होनी चाहिए, चीजें बहुत सिंपल है ना, मुश्किल कोई चीज नहीं है। दिस इज n/v ml × 1000। इस n को मैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिख रहा हूं, वेइंग ml × 1000। अब आप अगर ध्यान से देखो इन दोनों फॉर्मूलों को आमने सामने करके, तो आप देखोगे कि मोलैलिटी का जो ये फॉर्मूला बना है कहीं ना कहीं ये नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में ऑलरेडी प्रेजेंट है। कैसे, ये देखिए, W × 1000, W × 1000, M × V, M × V। सो हम बोल सकते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर। डन। अगर मैं बोलूं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सोल्ट है,
सोल्ट है, सोल्ट भी छोड़ो, पहले एसिड लो। अगर वो एसिड है तो आपको क्या करना है, इस एन फैक्टर की जगह क्या लिखना है, दैट इज एसिड है तो क्या लिखोगे, बेसिसिटी। एसिड की हम क्या निकालते हैं, बेसिसिटी, दैट इज नंबर ऑफ H पॉजिटिव डिस्प्लेसेबल। अगर वहां पर आपको सोल्ट जो है वो बेस दे दिया जाए तो आप नॉर्मेलिटी जो निकाल रहे हो दैट इज मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कहीं नहीं करनी है ना, फॉर्मूला एक ही रहेगा, है ना। जस्ट आपका जो टर्म है ना, वो डिफरेंट हो जाती है, इसकी वजह से आपके निकालने वाली जो वैल्यू होती है ना, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सिर्फ उसका नाम डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है। वो आपको ये भी बोल सकता है नॉर्मेलिटी दे दी, एन फैक्टर दे दिया, एन फैक्टर भी दिया क्या, एन फैक्टर के लिए मॉलिक्यूल दे दिया, वो आपको खुद निकालना पड़ेगा। अब मोलैरिटी निकालो। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हम करने वाले हैं, एक साथ क्वेश्चन करेंगे जितने भी हमारे पास कंसंट्रेशन की टर्म्स हैं, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या, अभी के लिए रिलेशनशिप ही पढ़ेंगे। लेकिन अब मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में मैं एक टर्म और लेके आ रहा हूं, वो है वॉल्यूम, है ना। मतलब कि अभी मैं रिलेशन पढ़ने वाला हूं मोलैरिटी का और वॉल्यूम का, और नॉर्मेलिटी का और वॉल्यूम का, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल ये समझना, ये रिलेशन जो है ये समझना इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए, या फिर लेबोरेटरीज के लिए, लेबोरेटरीज। ये समझने से पहले आप एक चीज़ समझो बेटा, आपने क्लास 9th में एक चीज़ समझी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बोलती है कि सपोज करो मेरे पास कुछ एसिड है ना, इस एसिड को बेस के साथ मिलाना है, या फिर किसी भी बेस को एसिड के साथ मिलाना है, और फाइनली बाहर निकाल देना सोल्ट प्लस वाटर, सोल्ट प्लस वाटर। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में होती है ना, हम इसको बैकवर्ड भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। एसिड प्लस बेस टू फॉर्म सोल्ट प्लस वाटर, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप ये रिएक्शन अच्छे से जानते हो। अब बेटा सपोज करो ये भी एक सॉल्यूशन है और ये भी एक सॉल्यूशन है ना। इन दोनों सॉल्यूशन के अंदर मैं आपको बोल दूं कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एसिड इस बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है ना। हम ये एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हैं कि सपोज करो मेरे पास दिस इज द टाइट्रेशन फ्लास्क, है ना। इसके ऊपर मैं यहां पर एक ट्राइपॉड स्टैंड बना रहा हूं, है ना। ट्राइपॉड स्टैंड के साथ में मैं एक बीकर, एक ये जो है ब्यूरेट, ओके, ब्यूरेट, दिस इज कॉल्ड ब्यूरेट, दिस इज स्टैंड, ओके, ब्यूरेट स्टैंड, ये ब्यूरेट स्टैंड है, ये टाइट्रेशन फ्लास्क है ना। अभी जब आप स्कूल में एक्सपेरिमेंट करोगे तब आपको पता चलेगा इन सब चीज़ों के बारे में, है ना। ये टाइट्रेशन फ्लास्क है। सपोज करो मैंने इसके अंदर जो है बेस ले लिया है, या फिर इसके अंदर एसिड ले लिया है, मैं एसिड दूंगा, है ना। हम जानते हैं कि भाई एसिड में वाटर मिलाया जा सकता है, एसिड में वाटर मिलाते हैं, ऐसा नहीं है कि वाटर में एसिड मिलाते हैं। ये बात समझने वाली है। देखो कैसे, देखो एसिड में वाटर मिलाना एक अलग बात है, वाटर में एसिड मिलाना एक अलग बात है। कैसे, एसिड में जब वाटर मिलाएंगे तो रिएक्शन बड़ी स्मूथ चलती है, लेकिन वाटर में जब एसिड मिलाएंगे तो रिएक्शन बड़ी विग्रस हो जाती है, वो हीट क्रिएट करने लग जाती है, विग्रस, क्रिएट हीट, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आपने सुना होगा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। तो उस हीट से, उस रिएक्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा एसिड को वाटर में, वाटर को एसिड में डालते हैं, है ना, ना कि एसिड को वाटर में, ठीक है बेटा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये जो टाइट्रेशन फ्लास्क है ना, इसके अंदर मैं एसिड ले लेता हूं, ये मैंने एसिड ले लिया यहाँ पे, ये बेस ले लिया यहाँ पे, बेस से NaOH, एसिड से HCl, तो HCl और NaOH, तो जितना NaOH लगेगा इस एसिड को कंप्लीट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, सोल्ट बनाने के लिए, मैं मान लेता हूं वो V1 है, मैं मान लेता हूं क्या वो V1 है। इसकी जितनी वॉल्यूम मैंने एसिड के लिए वो V2 ली, इसका जो नॉर्मेलिटी थी इसकी, वो नॉर्मेलिटी थी N2, इसकी नॉर्मेलिटी थी N1, ओके। अब ऐसा हो सकता है कि आपको N2 और N1 अलग अलग देखने को मिले, ठीक है। अलग अलग मतलब क्या कि बिल्कुल भी आपको सेम ना देखने को मिले। तो आप क्या करोगे, आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक की तो नॉर्मेलिटी हमें गिवन होगी, या तो इसकी गिवन होगी या इसकी गिवन होगी, है ना। हम इसकी नॉर्मेलिटी हमें पता होती है, बेसिकली जो भी हम ब्यूरेट में लेते हैं उसकी पता होती है, इसकी हम निकालते हैं, ठीक है। या फिर हमें नॉर्मेलिटी पता होती है, एक वॉल्यूम हमें नहीं पता होती, दूसरी वॉल्यूम हम निकालते हैं, ठीक है। तो चार चीजें होती हैं इस नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम के रिलेशन की, दैट इज व्हाट
न्यूट्रलाइज करने के लिए N1V1 इज इक्वल्स N2V2, दिस इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी इक्वेशन। और ये कब लगेगी? जब हमें पता है कि कितना जो एसिड है वो HCl के अंदर, सॉरी, कितना जो बेस है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आया है। वो कैसे निकालेंगे? दैट इज, वो यहां से वो यही इक्वेशन लगेगी, दैट इज N1V1 इज इक्वल्स N2V2। ठीक है, मोलैरिटी के भी किसी भी टाइप में कोई अलग कहानी नहीं है ना, वो भी यहां पर यही इक्वेशन बनाएगा, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स, सॉरी, M1V1 इज इक्वल्स M2V2, दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी इक्वेशन। अब आप तो जानते हो ना बेटा कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी हम कब लेते हैं, ये तो डिपेंड करता है हमारा सॉल्यूशन हम किस टाइप में स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों के रिलेशन एक जैसे रहेंगे। ये मैथमेटिकली भी आपको आ सकते हैं, ठीक है, और नॉन मैथमेटिकली भी आपको आ सकते हैं, आपसे पूछा भी जा सकता है डायरेक्ट कंसेप्चुअली, है ना, वो जो हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे उनमें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की रिलेशनशिप है। उसके बाद बेटा हम चलते हैं किस पे, एक और रिलेशन स्टडी करना बाकी है। वो रिलेशन क्या है कि सपोज करो मेरे पास तीन तरीके के सॉल्यूशन है। दिस इज सॉल्यूशन 1, दिस इज सॉल्यूशन 2 एंड दिस इज सॉल्यूशन 3। या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई मैंने इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाकर यह नया सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, तो इसकी नॉर्मेलिटी अगर N1 है, इसकी N2 है, इसकी N3 है, इसकी वॉल्यूम V1 है, इसकी V2 है, इसकी वॉल्यूम V3 है, तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि V1 और V2, भाई मैं ऐड ही कर रहा हूं, ये V1 था यहां पर वॉल्यूम, ये V2 थी, तो आपको होता है V1 और V2 को ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलने वाला, V3। तो यू मस्ट नो दैट V3 मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब क्या कहानी है, इसकी जो मोलैरिटी है, अच्छा N1 लिखूं या M1 लिखूं, मैंने पहले बोला नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की कहानी जो है वो लगभग सेम रहती है। तो यहां से नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और वॉल्यूम की क्या कहानी बनती है, वो ये बनती है, पहली नॉर्मेलिटी की कहानी लिखूं भाई, दो का जो N1V1 है उसको ऐड करके क्या बनेगा, तीसरे का बनेगा N3V3, लेकिन इसकी वॉल्यूम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं V1 प्लस V2। ओके, दिस इज वन इक्वेशन। एंड अगर मैं मोलैरिटी के टर्म में बात करूं, तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो ऐसी आ जाएगी। सिर्फ जो n है उसको m से, या नॉर्मेलिटी है उसको मोलैरिटी से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, सो हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। हमने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा। सबसे पहले तो हमने N1V1 और N2V2 के बारे में पढ़ा, M1V1 और M2V2 के बारे में पढ़ा, और ये नीचे के रिलेशन जाने। ठीक है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का क्या रिलेशन बताया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ये n फैक्टर 3 तरीके का था, एसिडिटी, बेसिसिटी और सोल्ट के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी का जो हम करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इन सब चीज़ों पर जो भी हमने कंसंट्रेशन की टर्म्स पढ़ी हैं, है ना, उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने के बाद हम आगे चलने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।